everyone, welcome to the world of easy peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा मोकल के बारे में पढ़ा था और उनकी हत्या कर दी गई थी। चाचा व मेरा और मेहपा पवार ने इनका साथ दिया था। अब कुंभा बनेंगे नए शासक। सिर्फ 10 वर्ष की आयु में ही ये क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। अब देखो 1433 से 1468 तक इन्होंने रूल किया। अब 1433 में राजा बने तो 10 वर्ष के थे तब ये, तो इनका जन्म कब होगा? 1423 में। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इनका जन्म कब होगा? 1423 में होगा। 10 वर्ष की आयु में राजा बन गए। अब राणा कुंभा की कुछ संधियां हम याद कर, युद्ध संधियां की, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी थी, युद्ध जो इन्होंने वॉर किए, युद्ध किए, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो ये युद्ध था पहला, सबसे पहला इनका युद्ध था 1437 का युद्ध, जिसे सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये युद्ध जो था मेहपा पवार का, इसको कारण बताया जाता है कि युद्ध मेहपा पवार की वजह से हुआ था। और ये हुआ किसके बीच में था? ये हुआ था महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में। अब देखो ये तो समझ आता है कि मेहपा पवार और राणा कुंभा में तो कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा था। लेकिन महमूद खिलजी का इसमें क्या लेना देना? अब देखो मैं बताती हूँ कि जो महमूद खिलजी है वो इससे कैसे रिलेटेड थे, हाउ ही वाज रिलेटेड टू द होल सिनेरियो। देखो, क्योंकि मेहपा पवार को जब ये पता चला कि चाचा व मेरा की हत्या कर दी गई है और अब उसकी बारी है, तो वो मेहपा पवार भागकर कहाँ गया? मालवा के शासक खिलजी के पास आ गया, महमूद खिलजी के पास आ गया। जब कुंभा को ये पता चला कि मेहपा पवार किसके पास है, महमूद खिलजी के पास, उसने कहा कि मेहपा पवार को मुझे सौंप दो। लेकिन खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो अब आया कुंभा को गुस्सा। उसने क्या कर दिया? मालवा पे आक्रमण कर दिया। और फाइनली जीत किसकी हुई? कुंभा की जीत हुई। अब इसी जीत की खुशी में कुंभा ने क्या किया? विक्ट्री टावर बनाया या विजय स्तंभ बनवाया। ठीक है, आगे बताऊंगी पूरा विजय स्तंभ के बारे में, इसी वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा वैसे ऑलराउंडर थे, आर्किटेक्चर में भी देखे, स्थापत्य कला में देखे, बुक्स वगैरह इतिहास की जो उन्होंने लिखी और उन्हें बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त थी, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब खिलजी पे आक्रमण कर दिया और ये युद्ध जीत लिया। सारंगपुर के युद्ध में सबसे पहले इन्होंने कौन सा युद्ध किया? सारंगपुर का युद्ध किया। किसके साथ किया? महमूद खिलजी के साथ किया। अब कुंभा ने क्या किया? जीत के बाद खिलजी को 6 महीने तक अपना बंदी बना लिया और उसके बाद छोड़ दिया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार खिलजी को छोड़ना कुंभा की अदूरदर्शिता थी। अब देखो, आपका कोई दुश्मन है, उसको आपने युद्ध में हरा दिया और फिर उसको आपने अंडर या बंदी बनाकर रख लिया और फिर छोड़ दिया। फाइन, मतलब ये तो सही है कि वो अपना बदला लेगा, पक्का, ये तो रिवेंज लेगा किसी भी फॉर्म में ले। अब 6 महीने छोड़ने के बाद खिलजी और कुंभा में क्यों शत्रुता हो गई थी? वो एक दूसरे के एनिमी हो गए थे। 6 महीने छोड़ने के बाद कुंभा ने कुछ ऐसा ही किया, अपना बदला लेना चाहा। अब इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कुंभा की अदूरदर्शिता क्यों बताया? क्योंकि हो सकता है 6 महीने छोड़ने के बाद जो महमूद खिलजी है वो अपनी एक नई सेना तैयार करे और कुंभा पे फिर से आक्रमण कर दे, या फिर ये भी हो सकता है वे दूसरे राजा के सहयोग से कुंभा पे आक्रमण कर दे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुंभा ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया? वो चले गए किसके पास? कुतुबुद्दीन शाह, जो किसके शासक थे उस टाइम? गुजरात के शासक। खिलजी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास आए और चंपानेर की संधि की 1456 में। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। चंपा नाम की एक लड़की, ठीक है, चंपा ने कुतुब के लिए 56 प्रकार के खाने के भोजन बनाए। खाने के बाद उसका पूरा बदन भीलो जैसा हो गया, लेकिन फिर भी वो खुश था। अब ये स्टोरी क्यों सुनाई? इस पूरी स्टोरी से ये जितने भी पूरी डिटेल लिखी हुई है ये पूरी याद हो जाएगी। चंपा नाम की लड़की यानी चंपानेर की संधि ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे। तो 1456 और 14 तो मैंने याद करने के लिए बोला है ना। कुंभा के लिए एक याद रखना, कुंभा के लिए जब भी कुंभा को हम पढ़ेंगे बस ये 14 याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनके जितने भी युद्ध वगैरह हैं वो सब 14 से स्टार्ट होते हैं। तो चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में हुई, 1456 में। अब ये संधि किस किस के बीच में हुई? खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई। तो चंपा नाम की लड़की ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, ठीक है, किसके लिए? कुतुबुद्दीन के लिए। खाने के भोजन थे तो खिलजी, और किसके लिए बनाए थे? कुतुबुद्दीन के लिए, कुतुब के लिए यानी कुतुबुद्दीन। अब खाने के बाद उसका पूरा बदन यानी बदनोर किसके जैसा हो गया था? भीलो जैसा। तो बदनोर है कहाँ? बदनोर भीलवाड़ा में है, लेकिन फिर भी वो खुश था, यानी कुशाला माता का मंदिर।
अब पूरी स्टोरी यानी लिंक बाय लिंक सुनते हैं। अब ये संधि हो गई चंपानेर की संधि, किस किस के बीच में? कुतुबुद्दीन शाह और खिलजी के बीच। इसमें क्या खिलजी ने क्या कहा कुतुबुद्दीन शाह को कि अगर हम कुंभा को हरा देते हैं और मेवाड़ हमारा हो जाता है तो मेवाड़ का एक हिस्सा आप रख लेना और एक हिस्सा मैं रख लूंगा। कुतुबुद्दीन ने स्वीकार किया। उसके बाद इन दोनों ने कुंभा पे आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया और अपनी जीत की खुशी में क्या बनाया? कुशाला माता का मंदिर। सारंगपुर का युद्ध जीता तो क्या बनाया? विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ बनवाया, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर बनवाया था। लेकिन जब किसका युद्ध जीता? बदनौर का युद्ध जीता। कौन सी संधि के अनुसार? चंपानेर की संधि के अनुसार। तो क्या बनाया? कुशाला माता का मंदिर। ये पूरी एक स्टोरी से याद करवा दिया कि चंपानेर की संधि। अब सुनो, नागौर और कुंभा में क्या रिलेशन थे? देखो, फिरोज खां हमने राणा मोकल के टाइम पढ़ा था कि फिरोज खां पे आक्रमण किया था किसने? मोकल ने, और नागौर पे अपना कंट्रोल कर लिया था। अब फिरोज खां के बेटे थे शम्स खां और उन्हीं के भाई थे मुजाहिद खां। फिरोज खां की मृत्यु के बाद शम्स खां को राजा बनाया गया। अब ये बात मुजाहिद खां को अच्छी नहीं लगी, तो मुजाहिद खां ने क्या किया? कुतुबुद्दीन के पास गए और कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर शम्स खां को गद्दी से हटा दिया। और स्वयं मुजाहिद खां ने अपने आप को क्या किया कि मैं नागौर का राजा हूं, इसी प्रकार अपने आप को नागौर का राजा घोषित कर दिया। अब शम्स खां बेचारे क्या करे, राजा थे पहले, अब उनके भाई ने उनको युद्ध में हरा के हटा दिया कुतुबुद्दीन शाह के साथ मिलके। तो अब शम्स खां कहाँ गए? कुंभा के पास। क्या कुंभा जी, अब आप मेरी मदद कीजिए, मुझे नागौर को अपने अंडर करना है, मैं पहले राजा था, मेरे भाई ने मुझे राजा पद से हटा दिया, खुद राजा बन गया। तो कुंभा ने कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा? तो कुंभा और शम्स खां के बीच में एक संधि हुई। कुंभा ने कहा अगर तुम राजा बनते हो तुम नागौर जिले की मरम्मत नहीं करवाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा नागौर तुम्हें दिलवाने में। शम्स खां ने कहा ठीक है, मैं नागौर जो किला है उसकी मरम्मत नहीं करवाऊंगा। तो कुंभा ने उसका साथ दिया और शम्स खां को एक बार फिर से राजा बना दिया। शम्स खां को एक बार फिर से राजा बना दिया, लेकिन राजा बनने के बाद संधि की जो शर्तें थी वो शम्स खां ने तोड़ दी और नागौर के किले की मरम्मत करवाई। तो कुंभा को गुस्सा आया। कुंभा ने फिर से नागौर पे आक्रमण किया और नागौर पे आक्रमण किया और नागौर को एक चारागाह यानी चरने की भूमि जहाँ पे पशु चरते हैं उसमें बदल दिया। ठीक है, तो ये थी नागौर और कुंभा में क्या रिलेशन थे, और दो हमने संधियां पढ़ी। अब एक और है, राव जोधा और राव कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि। ये देखो नाम थोड़ा सा अजीब है ना, ये इंटरेस्टिंग भी है। ये संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई। हंसाबाई कौन? रलमल की बहन और राणा लाखा की वाइफ थी। तो राव जोधा कौन थे? रलमल के बेटे थे, और राणा कुंभा को तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो हंसाबाई राव जोधा की तो बुआ थी और राणा कुंभा की क्या थी? दादी थी। अब इस संधि के अनुसार क्या हुआ? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया कि मेवाड़ कितना, मारवाड़ कितना, क्योंकि बहुत टाइम से युद्ध चल रहा था मारवाड़ और मेवाड़ का। तो इसे युद्ध को शांत करने के लिए हंसाबाई ने इनके अलग अलग बाउंड्री बना दी कि मेवाड़ का पोर्शन इतना है और मारवाड़ का पोर्शन इतना है, अब नो मोर फाइट। अब इसके बाद राव जोधा एक अच्छे राजा थे, इन्होंने जोधपुर नगर भी बसाया था और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो भी बनवाया था जोधपुर में। अब राणा कुंभा से अपने रिलेशंस, अपने संबंध अच्छे करने के लिए राव जोधा को कुछ करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पहले जो लड़ाई चल रही थी इससे इनमें तकरार सी रहती थी। तो अब क्या किया राव जोधा ने? अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से करवा दी। ठीक है, अब ये जानकारी हमें किससे मिली? घोसुंडी की बावड़ी। घोसुंडी की बावड़ी से हमें पता चला है ये कि राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से हुआ। और श्रृंगार देवी किसने बनवाई? श्रृंगार देवी ने ही घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी ने करवाया था और इसी से हमें पता चला। अब थोड़ा सा स्थापत्य कला यानी जो आर्किटेक्चर का काम है जो कुंभा ने करवाया उसकी तरफ नजर डाल लेते हैं। कुंभा के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड है, जो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड रहा कुंभा का टाइम। अब क्यों रहा? क्योंकि जो श्यामल दास ने वो बुक लिखी थी, कौन सी? वीर विनोद, उससे हमें जानकारी मिली कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। यानी 84 फोर्ट जो दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्ग किसने बनवाए थे? राणा कुंभा ने। तो सबसे पहले हमने विजय स्तंभ पढ़ा था। विजय स्तंभ
विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर पढ़ा था ना। तो अब देखो इसके नाम पढ़ लेते हैं। इसको विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। विष्णु ध्वजगढ़ क्यों? क्योंकि राणा कुंभा जो थे वो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, विष्णु के भक्त थे, इसीलिए भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी, देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और इनको याद करने के लिए आई डोंट थिंक कि ट्रिक्स चाहिएगी, क्योंकि एक बार इनका जैसे जो भी हम बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ताजमहल के बारे में, जैसे हवा महल में इतनी खिड़कियां हैं तो याद हो जाती है हमें, मुझे लगता है इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। बट फिर भी याद नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू पुट दैट द कमेंट सेक्शन दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न दैट। तो इसकी लंबाई कितनी थी? 120 फीट और चौड़ाई कितनी? 30 फीट। इसका निर्माण कब से शुरू हुआ? 1440 और कब एंड हुआ? 1448। अब एक बात बताओ, ये देखो एक आइडिया दे सकती हूँ, 1440 में इसका निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि राणा कुंभा थे उन्होंने जो युद्ध जीता था सारंगपुर का, वो कब जीता? 1437 में ना, तो उसके बाद ही विजय स्तंभ बनवाएंगे। तो 3 साल बाद 1440 में इसका निर्माण करवाया और 8 साल में ही पूरा हुआ। और जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया है। ठीक है, कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया। ये 9 मंजिला है। कितनी है? 9 मंजिल है इसमें, लेकिन इसकी हाइट क्या है? कुतुब मीनार से कम है। यू हैव टू पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी हाइट क्या है। कुतुब मीनार से भी कम है और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि विजय स्तंभ की कौन सी बिल्डिंग पे, कौन सी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा है, तो दैट्स तीसरी मंजिल है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। और एडार फर्गुसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? रोम के टावर टार्जन से की। ठीक है, कि ये टार्जन जैसा सुंदर है विजय स्तंभ। अब देखो कुतुब मीनार से इसे बेहतर क्यों बताया जेम्स टोड ने? क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर का काम है, इसकी जो मतलब जितना सुंदर इसे बनाया गया है, उसको देखते हुए इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हमने बहुत बार ये हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिली है, ये जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिली है। इसका भी जो निर्माण है वो कुंभा के टाइम भी हुआ। इसका निर्माण हालांकि कुंभा ने नहीं, जैन व्यापारी जीजा भगरेवाल ने करवाया था। ठीक है, ये जैन व्यापारी थे, इन्होंने करवाया था। और ये भगवान आदिनाथ जो तीर्थंकर थे पहले जैनियों के, उनको समर्पित है। ये आदिनाथ को समर्पित है। और इसकी लंबाई कितनी है? 75 फीट या 75 फीट इसकी ऊंचाई है, यह लंबाई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखने का कार्य अत्रि भट्ट ने शुरू किया था। उस पे जो ये खोद खोद के हिस्ट्री वगैरह लिख रहे थे कीर्ति स्तंभ पे। अब देखो कीर्ति स्तंभ क्या है? एक स्तंभ है, एक पिलर है, जैसे अशोक स्तंभ है, अशोक पिलर है। लेकिन इस पे जब खोद खोद के लिखा गया, इतिहास लिखा गया, तो ये क्या बन गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बन गई। अब ये बहुत फैबुलस आइडिया किसका था? अत्रि भट्ट का। और इनकी मृत्यु हो गई थी और इसे अपना इतिहास का जो लेखन कार्य था इसे पूरा नहीं कर पाए, तो इसको पूरा किया उन्हीं के बेटे किसने? महेश भट्ट ने। अब कुंभलगढ़ दुर्ग को कौन भूल सकता है? ठीक है, सबसे अलग और सबसे अनोखा दुर्ग है कुंभलगढ़। ये कौन से जिले में है? ये राजसमंद में है, राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण 1443 से 1458 के बीच हुआ था। किसने करवाया? कुंभलगढ़, कुंभा ने करवाया। यही महाराणा, अब देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या हुआ? यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यही हुआ, और पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ाना पृथ्वीराज भी कहते हैं, उनकी 12 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग में। इसके दीवार की लंबाई 35.8 किलोमीटर या लगभग 36 किलोमीटर है। ये जीके क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार। और इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी इसकी चौड़ाई है, 4 घुड़सवार 1 2 3 4 एक साथ चल सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है। और लंबाई इसकी कितनी है? 35.8 किलोमीटर एग्जैक्ट। राणा कुंभा का निवास, अब देखो इस पूरे महल में राणा कुंभा कहीं तो रहेंगे, तो उनके निवास स्थान का नाम था कटारगढ़। ठीक है, इसी महल में है कटारगढ़। अबुल फजल ने कहा कि कटारगढ़ की ऊंचाई इतनी है कि इसे देखने पर सर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसीलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि
यहीं से जो कुंभा है पूरा मेवाड़ चलाते थे, उसकी देखभाल करते थे और यहीं से नए नए रूल्स निकालते थे मेवाड़ के अच्छे के लिए, भले के लिए। तो इसीलिए से मेवाड़ की आंख कहा जाता है। एंड टुडेज बोनस टिप, दैट्स वर्ड ऑफ द डे इज निफ्टी। निफ्टी, अब निफ्टी मीन्स यूजफुल, गुड, इफेक्टिव या फिर हेल्पिंग या हेल्पफुल, ये होते हैं निफ्टी के मीनिंग। अब देखो, निफ्टी आप किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर किसी गैजेट के, या फिर जो ऐसा टूल जो आप यूज कर रहे हो वो आपके लिए हैंडफुल है, इजी टू कैरी है और इफेक्टिव है और आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प कर रहा है, उसको आप निफ्टी बोल सकते हो। देखो 2 सेंटेंस बता रही हूँ। आई हैव फाउंड अ निफ्टी लिटिल गैजेट फॉर पीलिंग पोटैटोज। आलू छीलने के लिए मुझे एक बहुत छोटा सा निफ्टी मेरे पास गैजेट, मतलब यूजफुल गैजेट है, ठीक है, बहुत छोटा सा। या फिर अगर आप एक पर्सन के लिए यूज करना चाहते हो, एक व्यक्ति के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप कैसे यूज करोगे? कोई सेंटेंस लाइक, हाँ, आई हैव नो वे ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ माई डोर बट माई निफ्टी फ्रेंड ब्रॉट अ टेप मेजर। मतलब मेरे पास मेरे डोर का साइज नापने के लिए कुछ मतलब नहीं था, कोई तरीका नहीं था, मेरे पास कोई टूल नहीं था, लेकिन मेरे निफ्टी फ्रेंड यानी हेल्पफुल फ्रेंड ने क्या किया, मेरी मदद की। कैसे? एक टेप मेजर लाके, एक मेजरिंग टेप लाके, जिससे मैं अपने डोर का जो साइज है वो मेजर कर सका। वो आगे राणा कुंभा के बारे में और भी पढ़ेंगे। राणा कुंभा का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, इनकी जो बुक्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, इनकी जो उपाधियां हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।